जानने के लिए सीधे रुख करते हैं अपने सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता का। उनके साथ हमारे दूसरे सहयोगी सूरज मोहन झा भी हैं। अमरेंद्र, एक साल के भीतर क्या कुछ हुआ है दंगाइयों के खिलाफ? प्रतिदिन दिल्ली दंगे को करीब एक साल बीत गया है, लेकिन वो मंजर आज भी जो दंगा पीड़ित हैं उनके जहन में ताज़ा है। वो सारे घाव आज भी ताज़ा हैं। जिस तरह से 23 फरवरी से 26 फरवरी तक दिल्ली में लगातार दंगे हुए, जिसमें जो उत्तर पूर्वी का दिल्ली का जो इलाका था, जिसमें भजनपुरा था, सिलमपुर थे, उन इलाकों को किस तरह से तनाव वाली स्थिति रही, किस तरह से चीज़ें डेवलप हुई, और उसके बाद दिल्ली पुलिस ने इसमें 751 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, 751 एफआईआर दर्ज की, जिसमें 59 साजिशों का भी खुलासा हुआ। इस समय न्यूज रूम में मेरे साथ संजीव है और मेरे सहयोगी सूरज मोहन झा हैं, जो दिल्ली दंगों के समय उन्होंने न सिर्फ उस मंजर को देखा बल्कि महसूस भी किया। सबसे पहले बात करते हैं संजीव जी। संजीव जी, आपने दिल्ली दंगे को बहुत करीब से देखा है, किस तरह का वो पूरा मंजर था और क्या घटनाक्रम था पूरा? सर, 23 फरवरी को जो जाफराबाद पे सीन हो रहा था वो हम केवल टीवी में ही देख पा रहे थे। हम घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। जो दृश्य जाफराबाद का था, उसके बाद 24 फरवरी को भजनपुरा पेट्रोल पंप जो धुओं की आग लपटों से गूंज रहा था, और उसके बाद जब रतनलाल हेड कांस्टेबल का मर्डर हुआ तो पूरा परिवार ही नहीं, पूरी कॉलोनी के लोग सहम गए। बाहर नहीं निकलने को मन कर रहा था, बिल्कुल भी घर में सहमे हुए थे, डरे हुए थे। जो हाल जम्मू कश्मीर में होता था वो दिल्ली के अंदर था। बयान नहीं किया जा सकता सर, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, बयान नहीं किया जा सकता। फिर 25 तारीख को ब्रिजपुरी पुलिया पर जो 10-15 हज़ार लोग थे, ये सब प्री प्लान था सर। इनका प्री प्लान था। लाठी डंडे, पेट्रोल बम, गोलियां इन्होंने चलानी शुरू कर दी और आग लगानी शुरू कर दी। अरुण मॉडल पब्लिक स्कूल ब्रिजपुरी, 5-6 दुकानें सब जलाकर राख कर दी इन्होंने। 23 से 26 फरवरी तक दिल्ली दंगों की आग में जलता रहा। सूरज, आप हम चूंकि लोकसभा टीवी के दौरान उस दिनों आ नहीं पा रहे थे, किस तरह का मंजर आपने देखा और क्या वास्तविक परिदृश्य था उस समय का? अमरेंद्र, अगर मैं बताऊं, उत्तर पूर्वी दिल्ली जो जिला है उसके विषय में बता दूं आपको, वो एक ऐसा क्षेत्र है जो सबसे ज़्यादा घनी आबादी वाला, घनत्व वाला जो दिल्ली में क्षेत्र है वही है। और वहाँ 75% जो कॉलोनियाँ हैं वो मिश्रित आबादी की ही कॉलोनियाँ हैं। वहाँ लगभग आप देखेंगे हर बड़ी कॉलोनी में दोनों ये समुदाय, जो हिंदू समुदाय है और मुस्लिम समुदाय है, मिलजुल कर रहते हैं। अगर आप सीलमपुर के क्षेत्र को छोड़ दें तो अलबत्ता ये बाकी के जो क्षेत्र हैं उनमें कभी भी कोई सांप्रदायिक तनाव जैसी स्थिति कभी नहीं रही। चाहे हम भजनपुरा थाने की बात करें, चाहे हम दयालपुर थाने की बात करें, शिव विहार के इलाके की बात करें, जहां से संजीव जी रहते हैं, ब्रजपुरी वाला जो क्षेत्र है, यहां अच्छी खासी आबादी है और मिश्रित आबादी है। उसके बावजूद कभी इस तरह के दृश्य देखने को नहीं मिले। लेकिन इस बार जब हमने सीए के खिलाफ जो ये हमने एक आंदोलन देखा, जो शाहीन बाग में धरने पर बैठे हुए थे, उसके बाद हमने देखा कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के नीचे ही महिलाएं बैठ गई थी और वहां बैनर और वो कर रही थी। उसके बाद वो उसको देखा देखी ही जो क्षेत्र उत्तर पूर्वी दिल्ली का जो क्षेत्र वजीराबाद रोड का मेन जो हाईवे रोड है, जो सीधा भोपुरा गाजियाबाद को जाता है, उसके बीच में चांदबाग एक इलाका है, वहां पे महिलाएं बैठी हुई थी। उस रोड के इस तरफ यमुना विहार है, इस तरफ चांदबाग का क्षेत्र था, वहां बैठे सब कुछ जो है वो बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से सब तक चल रहा था। रोड को ब्लॉक किया गया था, एक असंतोष साथ दिखता था, लेकिन इतना बड़ा एक दंगा हो जाएगा उसका अंदेशा कहीं नहीं था। जिस तरह से संजीव जी ने आपको बताया, वो एकदम से सीए का जो आंदोलन कहे या फिर वो धरना प्रदर्शन था वो हिंसात्मक हो गया। सही बात है, क्योंकि एकदम से क्या हुआ, पहले दिन दोपहर में एक भीड़ जो थी वो दिख रही थी, सबके हाथ में हथियार और रॉड, और ऐसा अंदेशा था कि शायद ये प्री प्लान्ड हो, ऐसा अंदेशा हो सकता है वो रोड पर एकदम से भीड़ आई। और चांदबाग में जो अप्रिय घटना घटी वो पुलिस कर्मियों के साथ, जहाँ कांस्टेबल की हत्या हो गई, डीसीपी और एसीपी के ऊपर भी आत्मघाती हमला हुआ। जो रोड के इस तरफ आप जाएंगे, चांदबाग जो इस तरफ के रोड के इस तरफ यमुना विहार का बी ब्लॉक का इलाका है, बगल में ही भजनपुरे का वो जो पेट्रोल पंप है, वहाँ मोहन नर्सिंग होम था, वहाँ पे उनको ले जाएगा। उस नर्सिंग होम को भी घेर लिया गया, तो वहाँ पे आवाज़ें सुनाई दी। उसके बाद जब ये पुलिस के साथ हो गया, उसके बाद शाम को होते 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 चूँकि वो क्षेत्र मिश्रित आबादी वाला इलाका है और ज़्यादातर लोग जो है बाहर, उस दिन का सुबह सब निकल गए
थे अपने काम धंधों पे। और जब ये दंगे की और इस तरह की घटना की बातें जब फैल गई, उसके बाद सब ने अपने अपने परिजनों को फ़ोन करना शुरू किया और सब वापस आना शुरू हुए। एक असंतोष, एक असुरक्षा का भाव लग रहा था, क्योंकि मैंने पहले अमरेंद्र, बताया का क्षेत्र है, लगभग दोनों समुदाय मिलजुल के ही रहते हैं। पीड़ितों के पास चलेंगे अपने सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता के जरिए और जानने की कोशिश करेंगे कि एक साल के भीतर क्या कुछ बदला है दंगे प्रभावित क्षेत्र में। अमरेंद्र जी प्रतिबिंब, क्या कुछ और लोग आपके साथ जुड़े हैं, और जुड़े हैं तो क्या वो बता पाएंगे कि क्या एक साल के भीतर अब फिर से आपसी सौहार्द कायम हो गया है? क्या जो विश्वास टूटा था दोनों समुदाय के बीच में, वो विश्वास फिर से बहाल हो रहा है या नहीं हो रहा है? जी प्रतिबिंब, संजीव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, सूरज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, और ये सवाल जो आपने किया सौहार्द की, तो मैं उनसे जानना चाहूँगा कि एक साल बीत चुका है, लगभग दर्द तो अभी भी आपके सीने में हरा है। किस तरह का इस वक्त का माहौल है? क्या उस दंगे का दर्द आज भी आप देख रहे हैं उन इलाकों में जहां पे आपने उस दौर में देखा? श्रीमान जी, उस दंगे का बयान नहीं किया जा सकता। उन दंगों का नाम सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो हालात हमने देखा है और बच्चों ने देखा है, नहीं बयां किया जा सकता। जिस तरह हमने रात और दिन बिताए हैं, शिव विहार तिराहे पर, अग्रवाल स्वीट कॉर्नर पर, दिलबर नेगी उसका वर्कर, उसके हाथ पैर काट दिए, शरीर के कितने टुकड़े किए गिना नहीं जा सकता, और उसके बाद उसको आग लगा दी गई। रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। वास्तव में ऐसा ही दंगा था जिस तरह से इसकी पृष्ठभूमि लिखी गई थी प्रतिबिंब, कि उस दौर में जब 24 और 25 तारीख को अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा थी, वो 24 तारीख को अहमदाबाद और 25 में आगरा आने वाले थे। उससे पहले जो इसकी पृष्ठभूमि लिखी गई थी और इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह से दर्शाने का प्रयास किया गया था कि भारत में अल्पसंख्यकों के साथ किस तरह का अत्याचार किया जा रहा है। सूरज ने वो मंजर भी काफी तौर पे देखा, और अगर मैं बात करूं जो इसकी पृष्ठभूमि थी सूरज, वो किस तरह की थी और क्या उसके मायने अमरेंद्र, देखिए अमृत, जिस तरह से अमरेंद्र, अभी संजीव जी ने आपको बताया ना कि जी जी प्रतिबिंब जी, अमरेंद्र, अभी की क्या स्थिति है? एक साल बीत गए हैं, क्या वही अविश्वास वहां पर दोनों समुदाय में है या विश्वास बहाल हो रहा है? क्या वहां पर सुना ये जा रहा है कि कुछ क्षेत्रों से पलायन भी हो रहा है, कुछ लोग अपना घर बार छोड़ भी रहे हैं? अभी क्या स्थिति है, वस्तु स्थिति की बात करें तो? सूरज, अभी क्या स्थिति है, वस्तु स्थिति? अगर एक साल पूरा बीत गया है, क्या अभी लोगों में वैसा डर है, या लोग वहां से पलायन भी कर चुके हैं, या इस वक्त वर्तमान में क्या देखने को मिल रहा है इन इलाकों में? ठीक एक साल पहले जो दृश्य अभी संजीव जी ने आपको बताया, उसके जो दो मुख्य क्षेत्र थे उनमें जो हुआ, एक जो ब्रजपुरी से लेकर जो नाला है, मुस्तफाबाद से लगता है वो नाला, वहाँ का मंजर, और एक जो भजनपुरा से करावल नगर रोड के लिए जो शेरपुर चौक तक का एक पूरा इलाका है, जिसमें जो आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद ताहिर थे, उनका भी घर वहीं से था जहाँ से वो बम या पत्थर फेंके गए थे। अगर आप कहेंगे अब क्या माहौल है, ये वो इलाके थे जो मिश्रित आबादी के थे, और जहाँ ताहिर हुसैन का घर है, वो अगर आप देखेंगे उस इलाके को, तो सामने भी हिंदू आबादी है, पीछे भी हिंदू आबादी है। इस तरह की आबादी में लोग रहते थे, कोई असुरक्षा का भाव नहीं था। लेकिन जो अविश्वास की दीवार खड़ी हो गई, जो दंगे हुए, क्योंकि बेशक इसके पीछे हो सकता है पीछे मास्टरमाइंड हो, जिस तरह से अभी दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है, उसमें हमने देखा है कहीं ना कहीं उसके लिंक जो है कुछ संगठनों से जुड़ रहे हैं, जिन्होंने इसके लिए पहले से प्लानिंग कर रखी थी कि अमेरिका के जब राष्ट्रपति आएंगे तो भारत में सीए को लेकर एक ऐसा माहौल दिखाया जाए कि भारत में सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन उसके बावजूद क्षेत्र में एक जो मिश्रित आबादी के क्षेत्र से लोग मिलजुल कर रहते थे, वहाँ एक अविश्वास पैदा हुआ है अमरेंद्र, और लोगों को ऐसा लगता है कि अब वो एक दुश्मनी का, अब उस क्षेत्र में अगर आप जाएंगे, ताहिर से थोड़ी दूर में अंकित शर्मा का घर है, जो आईबी अधिकारी थे जिनको मारा गया, उसके सामने भी जो कुछ हुआ, आप वहाँ देखेंगे गली गली चौराहों पे आप दीवारें खड़ी हो गई हैं, गेट लगे हैं लोहे के। अब संजीव जी बताएं कि कोई भी आपको छोटी गली भी नहीं बचेगी जिसमें गेट नहीं लग रहे हैं। तो ये इस तरह का ये गेट नहीं लग रहे हैं, बेसिकली ये दिलों में जो एक दीवार खड़ी हो गई है, वो गेट अविश्वास बहुत बुरी तरह है। और जहाँ तक हमने पलायन की बात की, तो वो
भी देखने को मिल रहा है। लोग जो मिश्रित आबादी में जो बड़ा सुरक्षित रहते थे वहाँ ऐसा भाव नहीं है, और हमने देखा है जो जिस भी बाहुल्य इलाके में जो दूसरा समुदाय रहता है वहाँ वो कहीं ना कहीं सोच विचार रहा है, कुछ घर पलायन भी हुए हैं। तो स्थिति है वो जो सामान्य स्थिति आने में कितना वक्त लगेगा नहीं पता। दिल्ली पुलिस पूरा प्रयास कर रही है। हमने देखा सरकार के लेवल पे भी काम हो रहा है, जो सामाजिक संगठन है वो भी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को उबारा जाए। जिस तरह संजीव जी ने बताया कि जो पीड़ित रहे उनको किस तरह से मदद मिले, इसको लेकर भी हमने देखा सरकारी मदद भी हो चाहे सामाजिक संगठनों की तरफ से मदद है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है जैसे उन्हें बुरी फंसाया जा रहा है, तो उनको कई ऐसे संगठन आ गया है, वकीलों के अधिवक्ताओं के संगठन हैं जो गए हैं पीड़ित परिवारों के पास, उनको कहा है कि आपके लिए हम फ्री लीगल एड सर्विस हम मुहैया कराएंगे, और प्रयास हो रहे हैं। लेकिन एक ऐसे अविश्वास की प्रतिबिंब प्रयास हो रहे हैं। उस 3 दिन के जो दंगों की आग थी उसको कम करने के लगातार प्रयास हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी इन दंगों की आग के जो घाव हैं लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। पलायन भी हो रहा है और असुरक्षा भी इन क्षेत्रों में देखी जा सकती है। जी प्रतिबिंब। 2 लोग मेरे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता के साथ हैं, कविता और वीरेंद्र कुमार। जी अमरेंद्र। जी प्रतिबिंब, इस वक्त न्यूज रूम में 2 और लोग आ चुके हैं, वीरेंद्र कुमार और कविता जी। जो सबसे मूल सवाल है कि दंगों के 1 साल बाद क्या स्थिति है और क्या इस वक्त दिल्ली का वो क्षेत्र रहने लायक है। सीधे बात करते हैं कविता जी से। कविता जी, किस तरह का अभी का माहौल देख रही हैं और किस तरह की चीजें अभी आप फेस भी कर रही हैं दंगों के 1 साल बाद? सर, अभी डर का तो माहौल थोड़ा ख़त्म सा हो गया है, हम लोगों के दिल में से थोड़ी दहशत निकल चुकी है। मगर सारा तो यही है ना सर, जो 1 साल से आज मेरे पति अंदर है कि उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई का वो नहीं, हमें कुछ नहीं मिल रहा आगे से कि हमें कुछ दिख रहा है कि हाँ हमें आगे कोई किरण दिखे। बच्चे हैं मेरे घर में, कोई करने वाला नहीं है। एक सास है और सिर्फ मैं हूँ और मेरे बच्चे हैं, और जो मेरे हस्बैंड है वो अंदर है। जो घर में कमाने वाला इंसान है वो 1 साल से अंदर है, उसके खिलाफ हम कुछ कार्रवाई करते हैं तो आगे से खारिज हो जाती है। बेल वगैरह लगाते हैं वो भी खारिज हो। सारी 4 सीटें आ चुकी हैं, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं कुछ। क्या वजह थी, क्यों उनको अरेस्ट किया गया उस दौर में? सर, वो उठाने के लिए जब हमारे घर आए थे, वो उन्होंने आते डायरेक्ट मेरे देवर का नाम पूछा। उस टाइम पे मेरे देवर जॉब पे थे, वो आए नहीं थे, तो उन्होंने आके जब क्राइम ब्रांच आई हमारे घर तो उन्होंने आके हमसे पूछा कि आपके वो छोटे वाले देवर का नाम लिया कि वो ललित घर में है। हमने यही बोला कि वो तो अभी है नहीं, जॉब पे गए हुए हैं, मेरे हस्बैंड ने बोला। तो उनसे यही बोला कि तू कौन है, तो उन्होंने कहा जी मैं उसका भाई हूँ, बोलो आपको क्या काम है, कि हमें उससे कुछ पूछताछ करनी है, आप हमें बताओ वो कहाँ है। तो उन्होंने कहा जी मैं हूँ, वो नहीं है, वो जॉब पे है। तो उन्होंने कहा आप तू मेरे साथ चल, हमें कुछ पूछताछ करनी है, हम अभी 10 मिनट में भेज देंगे। उस टाइम पे सर उन्होंने लेके उनको चले गए। आज उस 10 मिनट का 1 साल हम पे बीत रहा है, हमें कैसे बीत रहा है हम जानते हैं। अपने छोटे छोटे मेरे एक 2 साल का लड़का है, एक 3 साल की मेरी लड़की है, एक 7 साल की है। कुछ उन बच्चों को लेके मैं जैसे दिन काट रही हूँ मुझे पता है। कविता जी के उस दौर में इन्वेस्टिगेशन के नाम पे पुलिस ने इनके हस्बैंड को उठाया था और लगभग 1 साल से जेल में। कुछ इसी तरह का वाकया जो है संजीव जी के साथ भी हुआ था। संजीव जी, क्या वाकया था और क्या घटनाक्रम था पूरा? घटनाक्रम तो बहुत बुरा था सर, बयान नहीं किया जा सकता। आंखों का मंजर आता है सामने तो रोना आता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ब्रिजपुर के अंदर जो माहौल है रहने का नहीं है, वहाँ पर 15-20 मकान बिक चुके ऑलरेडी। आपके परिवार के साथ क्या? मेरे परिवार के साथ 1-4 को पुलिस घर पे आई 4 बजे क्राइम ब्रांच से, कल को बेटे से बात करनी है आशीष से। मैंने कहा वो तो बाहर है, मगर मैं लेकर आ रहा हूँ। तो मैं बाहर गया लेके, तो मेरा बेटे ने ऊपर से देखा, उसे बोला तुम भी नीचे आ जाओ। दोनों बच्चों को लेके गए। वो कह रहा अभी बस 4 बजे लेके गए घर से और 4:30 बजे क्राइम ब्रांच चाणक्यपुरी पहुँच गए। हम वहाँ पहुँचे, हमें ये कहा कि कुछ नहीं अभी छोड़ देंगे, और वहाँ पर उनके कागज़ बना दिए, अरेस्ट कर लिए गए। 1 साल हो गया। मेरे बेटे ने CRPF का कंपटीशन पास किया हुआ है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का पेपर जेल से दिया है, उसमें पास हुआ है। बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है मेरा। और 27 तारीख को हमारी सगाई थी और 2 तारीख की शादी थी भतीजे की। उसको अरेस्ट कर लिया, कोई सुनवाई नहीं है बिल्कुल भी। कोई सा जुडिशरी तो बिल्कुल नहीं देख रही, जुडिशरी ने बिल्कुल आंख बंद की हुई है। वीरेंद्र कुमार भी हैं हमारे सहयोगी के साथ। अमरेंद्र, बहुत संक्षिप्त में जानने की कोशिश करेंगे, क्या है माहौल, क्या माहौल बदला है, बदल सकता है, बदलेगा तो कैसे बदलेगा?
सीधे बात करते हैं वीरेंद्र जी से। प्रतिबिंब, किस तरह का अभी माहौल है? आपको लगता है कि आने वाले समय में माहौल अच्छा होगा? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। अभी माहौल नहीं, बल्कि और ज़्यादा प्लानिंग हो रखी है। और प्लानिंग का हिस्सा ये इस तरीके से है कि जो भाईचारे के नाम पर वो लोग बात करते हैं सामने कि हम लोग भाई भाई हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, उसका कहीं से कहीं तक भी कोई ताल्लुक नहीं रह गया उस क्षेत्र में। उसका सबसे बड़ा कारण आज देखा जा रहा है कि वहाँ से हिंदू का पलायन होना और सब लोगों का चले जाना। उन्हें कोई रोकना नहीं, बल्कि उन पर कहीं ना कहीं दहशत नुमा तरीके से उन पर दबाव बनाना, उनको रोकना टोकना, उनके बिजनेस को फैल करने के लिए अलग अलग षड्यंत्र रचाना, उनके बच्चों को परेशान करना, लड़कियों को परेशान करना, वहाँ जमावड़ा बनाना, और उपद्रव जो लड़के हैं वो आए दिन वहाँ पर छिटाकसी करते हैं। तो ये काफ़ी चीज़ें, तो वो ऐसे लगता नहीं कि कुछ माहौल को बदलना है, मगर वो कहीं ना कहीं एक प्लानिंग के तहत मुझे ऐसा लगता है कि अभी फिर से कुछ ऐसा होने वाला है। प्रतिबिंब, कुछ इलाकों में अभी दिल्ली जो दंगे की आग है, लगातार जो आपसी सौहार्द है उसको बनाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से पीड़ितों का कहना है कि अभी भी पलायन के साथ साथ लोगों में भय तो व्याप्त है। कविता जी, आपके क्षेत्र की बात करूं तो क्या अभी आपको डर लगता है वहाँ रहने में? सर, डर तो सबसे बड़ा यही है, जब जो घर में आदमी नहीं है, हम औरतें ही घर के अंदर रहते, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। कुछ समय का पता है, अभी हम लोग अंदर सो जाते हैं, ये नहीं। कभी जब दंगे हुए उस टाइम पे हमें बस यही आवाज़ आती थी, इधर से आ रहे हैं, उधर से आ रहे हैं। हम बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे हमारे डर गए थे। घर में पूरा दिन हमें बंद, पूरी पूरी रात नहीं सोते थे हम लोग, पूरे डरे रहते थे। ऐसे ही हमें अब भी लगता है। सूरज, चूंकि आपने बहुत करीब से देखा है पूरा ये दर्द और ये बयां जिस तरह से कर रही कविता जी, आज की स्थिति के अवलोकन में बात करूं तो क्या अभी भी ऐसा माहौल है वहाँ पे? देखिए, माहौल तो कोई भी आग होती है तो ठंडी हो जाती है, लेकिन जिस तरह से आप देख रहे हैं, जिस तरह से दंगे के जो पीड़ित थे या उसमें अब जो गिरफ्तारियां हुई हैं, वो कहीं ना कहीं अविश्वास अभी भी पैदा कर रहा है। और जो ब्लैक स्पॉट्स थे वो देख के लोगों का गुस्सा होता है। जैसे आप कह सकते हैं जो निगम पार्षद थे, उनका घर जो जहाँ से पेट्रोल पंप फेंके गए और सब कुछ हुआ, जहाँ पे आईबी अधिकारी की भी हत्या हुई और कर करने की, जिस तरह का जिक्र ब्रजपुरी में हो रहा है, वो रेस्टोरेंट जहाँ पे नेगी को जलाकर मार दिया गया, उसके हाथ पैर काट दिए गए, या फिर हम भागीरथ पैलेस, भागीरथ बिहार के पास के नाले पे जहाँ पे लाशें मिली हैं, अब वो जगह ऐसी हो गई है जहाँ एक वो दर्द अपने आप में आ जाता है और एक अविश्वास कहीं ना कहीं पैदा हो जाता है। क्योंकि देखिए, अब जब ये महिला हैं कविता जी, इन्होंने अपना दर्द बताया, इनके घर में कमाने वाले एक अकेले पुरुष थे और वो अब जेल के अंदर हैं। तो आप ऐसे में विश्वास कैसे पैदा होगा? विश्वास पैदा होने के लिए, और उसी माहौल में रहते थे, पड़ोसी तो वही हैं सारे, और वही कोई बाहर से तो आके व्यक्ति आपके ऊपर हमला कर नहीं रहा, उसी माहौल में हुआ है जहां हम साथ साथ रहते थे, वहां एकदम से इस तरह की घटना हो जाना, आप किसी अपने का खो जाना, या अपने के लिए आप साल भर से जूझ रहे हैं। अभी जिस तरह से भाई साहब बता रहे थे कि इनके पिताजी का भी देहांत हुआ और इन बच्चों को इन्हें निकाल के वो करना पड़ा, वो दर्द आप बयान नहीं कर सकते। ऐसे ही पीड़ा जो है असंख्य परिवारों के उस क्षेत्र में है, और ऐसे में अविश्वास की वो जो डोर है वो आप छांटने की बात करें, समय लगता है, लेकिन अब वो कब तक समय लगता है, क्योंकि बहुत मिश्रित आबादी वाला क्षेत्र है और जो घटनाएं हुई शायद उन्हें भूलने में भी समय लगे। और ऐसे में सरकार की और मैं प्रशासन की जिम्मेदारी की कहूँगा, चाहे वो दिल्ली सरकार हो चाहे पे केंद्र सरकार हो, ऐसे में लोगों में विश्वास बहाली का काम उनको भी करना होगा। एक डर जो है, डर का माहौल खत्म करना पड़ेगा लोगों में जो है, क्योंकि वो जो क्षेत्र है आर्थिक तौर पर, अगर मैं अमरेंद्र बताऊँ तो ज़्यादातर वहाँ पे श्रमिक वर्ग के लोग हैं जो, और उत्तर प्रदेश की सीमा भी वहाँ लगती है, और अगर आप दिल्ली में देखो तो ज़्यादातर जो लेबर होगा वो उसी क्षेत्र से ज़्यादा जाता है, और वहाँ कमाने वाले वो पुरुष सदस्य होते हैं, और वही अगर जेल में हो, इस तरह का सुरक्षा का अभाव हो तो किस तरह रहता है। अमरेंद्र, आपका और सूरज मोहन, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और तीन जो दंगा पीड़ित हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने भी अपनी बातें रखी और क्या कुछ क्षेत्र में हो रहा है और क्या कुछ होना चाहिए राहत के लिए, वो बातें हमें बताई। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।